गुड मॉर्निंग बालकों, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? देखो बेटा, आपकी जो समकालीन विश्व राजनीति की बुक है उसमें से आपके 4 लेसन कंप्लीट करवा दिए हमने। अब आपने तैयारी कितनी की है वो आप पर निर्भर करता है। हमने आपकी हर बात को अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई तो आप उसकी जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। आगे का जो अगला लेसन है अपना लेसन संख्या 5, समकालीन दक्षिणी एशिया। इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ परिचय पर देखते हैं कि अब तक जो हमने 4 लेसन पढ़े उन लेसनों में किसी न किसी रूप में हमने शीत युद्ध के दौर की चर्चा की। शीत युद्ध के दौर के बारे में कोई न कोई बात आती रही। अब हमें इस बात को छोड़ करके, इस क्षेत्र को छोड़ करके अपना ध्यान जो है आपके अपने क्षेत्र की ओर लेते हैं। अपना क्षेत्र अर्थात दक्षिणी एशिया, इसकी ओर हम क्या करते हैं, रुख करते हैं, मुड़ते हैं, घूमते हैं, ध्यान देते हैं। 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी के आखिर में, 20वीं सदी के आखिरी साल यानी कि 1980-90 के साल मानो या आखिरी सालों में आते हैं, 20 साल का समय। तो आखिरी सालों में जो आपके जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया। 20वीं शताब्दी के अंतिम जो समय था, आखिरी साल थे, उनमें भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। भारत ने जो है आपके 1998 में परमाणु परीक्षण किए, पाकिस्तान ने भी किए। इससे पहले भारत ने 1974 में भी किए थे। तो इन परमाणु जो परीक्षण है उनके द्वारा अपने आप को क्या कर लिया, एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना लिया और शक्ति संपन्न देश बन गए। तो यह जो क्षेत्र है अपना दक्षिणी एशिया जो क्षेत्र है, अचानक पूरे विश्व की क्या हो गया, नजर में महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान भी दक्षिणी एशिया के क्षेत्र है। तो दक्षिणी एशिया के 2 देशों ने जब परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली तो दुनिया के देशों में ये देश क्या हो गए, आपके दुनिया की नजर में आ गए। दुनिया में पहचान हो गई कि भारत और पाकिस्तान में परमाणु संपन्न है। स्पष्ट है कि विश्व का ध्यान क्या है, इस इलाके पर चल रहे जो संघर्ष थे उनकी ओर भी था, क्योंकि इस इलाके में संघर्ष भी चल रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी संघर्ष हुआ था, भारत और चीन के बीच में भी संघर्ष हुआ था। तो यहां पर संघर्ष भी चल रहे थे। इन देशों में जो आपके सहयोग के साथ साथ कटुता भी थी, संघर्ष चल रहे थे। संघर्षों में आपके सीमा विवाद को लेकर के था किसी देश में, तो किसी में जो है नदी जल बंटवारे को लेकर के संघर्ष चल रहा था, तानातानी थी, खिंचाव था, टकराव था, मनमुटाव था। इस प्रकार के विवाद जो है आपके यहाँ पर चल रहे थे, चाहे सीमा विवाद हो भारत और चीन में, भारत और पाकिस्तान में, चाहे नदी जल विवाद हो भारत और बांग्लादेश हो, चाहे आपके भारत और पाकिस्तान हो। तो ये जो आपके नदी जल विवाद भी चल रहा था। और इसके अलावा सीमा विवाद और नदी जल विवाद के अलावा देखो आपके विद्रोह थे, यहाँ पर जातीय संघर्ष भी चल रहे थे, संसाधनों के बंटवारे को लेकर के भी जो है आपके देशों में आपस में झगड़े थे। इन वजह से जो है आपके दक्षिणी जो क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र जो है आपके बड़ा संवेदनशील है। किन वजह से? जातीय विद्रोह, जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे को लेकर के झगड़े, इन सब वजहों से, इन सब कारणों से जो है ये जो दक्षिणी एशिया का इलाका है वो काफी संवेदनशील है। और अनेक जो विशेषज्ञ है वो विशेषज्ञ ये मानते हैं, क्या मानते हैं, कि आज विश्व में ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका बढ़ा है।
सुरक्षा के लिहाज से ये क्षेत्र खतरे की आशंका वाला है, अर्थात सुरक्षा को ये खतरा है, शांति को ये खतरा बना हुआ है ये क्षेत्र। इस क्षेत्र से विश्व की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर झगड़े हैं, संघर्ष है यहाँ पर। साथ ही एक बात और भी है यहाँ पर जो विशेषज्ञ मान रहे हैं, उसके अलावा एक बात और भी है कि इस इलाके में बहुत से लोग इस तथ्य को भी जो है आपके निशानदेही करते हैं, इस तथ्य को भी पहचानते हैं, इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि दक्षिणी एशिया के देश अगर आपस में एक दूसरे का सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध क्षेत्र बन जाएगा। तो जहां विशेषज्ञ जो है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र मानता है, वही जो है आपके दूसरे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि अगर दक्षिणी एशिया के देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे का सम्मान करें, तो इससे ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, विश्व में जो आपके विकास करके एक समृद्ध क्षेत्र बन जाएगा। इस अध्याय में हम दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उन देशों के बीच जो मौजूदा संघर्ष है, उन संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी जो सहयोग के समझने की कोशिश है, सहयोग करने की जो कोशिश है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में पहली बात तो कौन सी आएगी हमारी, पहली बात तो ये रहेगी कि इस अध्याय में हम ये चीजें देखेंगे कि ये जो देश है दक्षिण एशिया की, तो मैंने बता दी यहाँ पर, इन देशों के बीच में जो मौजूद संघर्ष है, उन संघर्षों की प्रकृति क्या है, किन कारणों से संघर्ष हो रहे हैं, और आपस में ये सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, दक्षिणी एशिया के देशों की जो घरेलू राजनीति है, इस राजनीति से इन झगड़े या जो सहयोग है उसके मिजाज को भी तय करेंगे कि जो दक्षिणी एशिया के देशों की राजनीति है, उस राजनीति का मूल उद्देश्य झगड़े करना है या सहयोग करना है, इसको भी हम क्या करेंगे, इस अध्याय में तय करेंगे, देखेंगे। दक्षिणी एशिया के देशों की घरेलू राजनीति के अलावा हमें ये भी देखेंगे इस अध्याय में कि दक्षिणी एशिया का परिचय क्या है, दक्षिणी एशिया क्या है। तो इसका सबसे पहले हमें दक्षिणी एशिया का परिचय लेंगे और परिचय के बाद में जो है हम क्या करेंगे, इसकी जो घरेलू राजनीति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दक्षिणी एशिया के परिचय की ओर हम चलते हैं। तो परिचय में देखते हैं कि दक्षिणी एशिया क्या है, क्या है दक्षिणी एशिया, क्या है दक्षिण एशिया, दक्षिणी एशिया क्या है या क्या है दक्षिण एशिया, एक ही बात। तो देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच छोटी सी चर्चा करता हूं आपके बीच में पहले कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी क्रिकेट मैच होता है तो तनावपूर्ण होता है। आप भी देख रहे हो, मरो मारने की स्थिति होती है, मरो या मारो, ये स्थिति बन जाती है दोनों देशों की टीमों की। और हर देश का खिलाड़ी ये चाहता है कि हमारे देश की टीम जीते, यानी कि क्रिकेट का जो आपके मैच होता है वो ऐसे लगता है कि ये मैच दोनों देशों के बीच में कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध ये मैच तय कर देगा कि कौन देश जीता कौन हारा, एक तरह से युद्ध की जीत ही हो जाएगी। तो इतना तनावपूर्ण होता है, यह हमें बखूबी जानते हैं, ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि क्रिकेट का मैच देखने के लिए जब पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस दर्शक जो देखना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं क्रिकेट को, एक दूसरे के देश में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार भी होता है। मैच अपनी जगह है और पहुंचने वाले जो दर्शक हैं उनका आदर सत्कार अपनी जगह है। आप भी देख सकते हैं कि जब भी जो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच हो तो आप इस स्थिति को बांध सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना तनावपूर्ण मैच होता है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि चाहे ये मैच भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, अगर एक दूसरे देश में अगर मैच होते हैं और वहां अगर एक दूसरे देश के खिलाड़ी वो दर्शक पहुंचते हैं, देखने वाले जिनको फैंस कहते हैं अपन, अगर वो पहुंचते हैं तो उनका सत्कार भी होता है, आदर भी किया जाता है। गर्मजोशी के साथ में जो है उनकी मेजबानी की जाती है। यही हाल दक्षिणी एशिया के मामलों में भी देख सकते हैं। जो हाल भारत और पाकिस्तान के मामले में है वही हाल हम दक्षिणी एशिया के दूसरे देशों के मामलों में देख सकते हैं।
दक्षिणी एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भावना भी है, संघर्ष भी है। सद्भावना भी है, शत्रुता भी है, आशा भी है और निराशा भी है, पारस्परिक शंका भी, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी है। ये देश एक दूसरे पर शंका भी करते हैं तो विश्वास भी करते हैं, एक दूसरे के प्रति आशा रखते हैं तो निराशा भी रखते हैं। ये स्थिति इन देशों की है। तो ये दोनों चीजें कौन कौन सी, सद्भावना, शत्रुता, आशा, निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास, ये चीजें जो है इन देशों में साथ साथ बसती है, साथ साथ चलती है। अब ऐसी स्थिति में इन देशों में सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, ये देश आपस में कैसे सहयोग को बढ़ा पाएंगे, ये सोचने वाली बात। तो हम शुरुआत करते हैं अपने बुनियादी मूल प्रश्न से। क्या प्रश्न है कि दक्षिणी एशिया क्या है? दक्षिण एशिया क्या है, या यूं कह सकते हैं क्या है दक्षिण एशिया, ये हमारा मूल प्रश्न है। इससे शुरुआत करते हैं। तो देखो अमूमन है, ज्यादातर, अमूमन ज्यादातर है, हम जो है आपके बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए दक्षिण एशिया पद का शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? दक्षिण एशिया पद का या शब्द का प्रयोग करते हैं। किन बातों को, किन देशों को इंगित करने के लिए, किन देशों को बताने के लिए? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, 7 देश हुए। इन 7 देशों को बताने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग करते हैं। ये 7 देश भारत के पड़ोसी हैं। उत्तर की ओर देखें तो उत्तर की ओर देखो, आपकी विशाल हिमालय पर्वतमाला है, विशाल हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दक्षिण की ओर चले, इन देशों के दक्षिण की ओर चले तो आपके विशाल महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम की ओर चले तो आपके अरब सागर है, और पूर्व की ओर चले तो बंगाल की खाड़ी है। इसका मतलब प्रकृति ने क्या किया है, इसको एक अलग अनोखा रूप प्रदान किया है, एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाया है प्रकृति ने इसे। और इस कारण यह जो है आपके एक भौगोलिक विशेषता लिए हुए है। कौन सी भौगोलिक विशेषता? एक उपमहाद्वीप की, एक उपमहाद्वीप की विशेषता लिए हुए है यह क्षेत्र। इस क्षेत्र में भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठापन है। कौन सा अनूठापन है? भाषा के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, यानी समाज की, और इस समाज की संस्कृति में अनूठापन है। इस क्षेत्र की चर्चा में कभी कभार हमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। दक्षिणी एशिया में जब तक क्या कर लिया जाता है, अफगानिस्तान और म्यांमार यानी बर्मा को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। बर्मा था पहले नाम, अब म्यांमार है, तो म्यांमार को भी क्या कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। चीन भी इस क्षेत्र का प्रमुख देश है, लेकिन ये दक्षिणी एशिया में नहीं आता। इस क्षेत्र का प्रमुख देश कौन सा है? चीन है, लेकिन चीन को दक्षिणी एशिया का अंग नहीं माना जाता। इस अध्याय में जो आपका ये अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया, इस अध्याय में हम उपयुक्त ये जो 7 देश है, इन 7 देशों के लिए ही दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस तरह परिभाषित जो आपके दक्षिण एशिया हर अर्थ में क्या है, विविधता लिए हुए है, क्योंकि इसमें सामाजिक है, धार्मिक है, भाषाई है, सांस्कृतिक अनूठापन है, जो मैंने भी बता दिया आपको। और अनूठेपन के कारण ये क्या है, आपके विविधता लिए हुई है, विविधता से भरपूर है, भरा पड़ा है। फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर एक क्षेत्र है। कौन सा? ऊपर जो आपके उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, दक्षिण में जो आपके हिमालय वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी।
इसके बीच में जो है आपके एक उपमहाद्वीप के रूप में ये विविधताओं से भरा हुआ भू राजनीतिक धरातल है। दक्षिणी एशिया के विभिन्न देश हैं, उन देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। भाषा के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो विविधता से भरा हुआ है, अनूठापन है, तो ऐसे में जो है आपके सबकी राजनीतिक प्रणाली एक सी नहीं हो सकती। इन सब देशों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग है। यहाँ अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो सफलतापूर्वक कायम है। अर्थात दक्षिणी एशिया के जो दो देश है, भारत और श्रीलंका, ये जब स्वतंत्र हुए थे, उन स्वतंत्रता के बाद में आज तक जो है दोनों देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो रही है, सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, चल रही है। भारत में देखें तो लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक दूसरी जो किताब है आपकी उसमें पढ़ेंगे, आप भारतीय लोकतंत्र, उसमें आप भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस किताब में हमें आजादी के बाद के दिनों की जो भारतीय राजनीति है उसकी चर्चा करेंगे। आजादी के बाद की जो भारतीय राजनीति है उस राजनीति की हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भारतीय लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाएं, भारतीय लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ जो है आपके हम ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। भारत के लोकतंत्र में जो है अनेक सीमाएं हैं, हालांकि उन सीमाओं की ओर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन सीमाएं होने के बावजूद हमें ये ध्यान में रखना है कि भारत में लोकतंत्र क्या रहा है, आपके सफल रहा है, हमेशा बना रहा है। कब से? आजादी के बाद से। श्रीलंका पर भी जो है ये बात लागू होती है कि श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था, उसके बाद से अब तक जो है श्रीलंका लोकतंत्र रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इनमें लोकतांत्रिक और सैनिक कौन कौन से? पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इन दोनों देशों में आपके लोकतंत्र और सैनिक शासन, लोकतंत्र और सैनिक शासन जो है आपके चलते रहे। कभी लोकतंत्र स्थापित हो गया, फिर जो है आपके लोकतंत्र को सैनिक शासक ने उखाड़ फेंका और सैनिक सत्ता स्थापित हो गई। फिर जनता ने जो आपके लोकतंत्र के प्रति एकजुट होकर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और सैनिक शासक को उठा करके लोकतंत्र की स्थापना की। तो ये गतिविधि चलती रही है आप लोगों देशों में। शीत युद्ध के बाद की बात करें तो शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में 1991 के बाद में देखें तो बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना रही है। लेकिन जो शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपके लोकतंत्र भी रहा है, सैनिक शासन भी रहा है। पाकिस्तान में सैनिक शासन की समाप्ति 2008 में हुई। कब हुई? 2008 में हुई। 2008 के बाद से पाकिस्तान में क्या चल रहा है? सैनिक शासन की समाप्ति। इस शासन की समाप्ति कब हुई? पाकिस्तान में 2008 में हुई। पाकिस्तान में 2008 के बाद अब तक जो है यहां पर क्या चल रहा है? लोकतंत्र स्थापित है। स्थापित है कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लोकतंत्र क्या है? स्थापित है अब तक 2008 के बाद। तो देखो अपनी बुक को साथ रखो इसके लिए, इस लेसन में। यहां पर देखो आपके शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। कहां पर? पाकिस्तान में। पहली सरकार जो आपके बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में बनी थी, दूसरी सरकार आपके नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई। शीत युद्ध के बाद में नहीं कि 1991 के बाद में। लेकिन 1999 में
नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को जो है आपके सैनिक तख्तापलट हुआ और बर्खास्त कर दिया गया। और यहाँ पर सैनिक नेतृत्व में जो आपके जनरल परवेज मुशर्रफ था वो जो है आपके सत्ता पर स्थापित हो गया, आधिपत्य कर लिया, सत्ता पर अधिकार कर लिया। 2008 में फिर से जो है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। 2006 तक नेपाल की बात करें तो 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र संविधान के अनुसार राजा का शासन, और इस बात का भी जो है आपके वहां पर खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्य जो पालिका की सारी शक्तियां हैं वो ले लेगा। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, और संवैधानिक राजतंत्र के होते हुए वहां के जो सांसद थे, वहां की जनता थी, उसमें शंका भरी हुई थी। क्या शंका थी? कि राजा कभी भी क्या कर सकता है, जो संसद है उसको भंग कर सकता है और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है, अर्थात राजा तानाशाही हो सकता है। क्योंकि नेपाल में आपके 1990 के दशक में भी लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था, 2006 में भी लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था। 2002 में जो है नेपाल के शासक ने संसद को भंग कर दिया और वहां पर जो आपके निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया, संसद को भंग कर दिया, सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। इस कारण वहां पर शंका बनी हुई थी कि दो बार जो है पहले संघर्ष कर चुकी थी जनता लोकतंत्र के लिए, इसलिए जनता चाहती थी कि दोबारा जो है राजा क्या करे, शक्तियां हाथ में नहीं ले। इसलिए 2008 में नेपाल में जो है राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और नेपाल एक गणराज्य बन गया। 2008 में नेपाल, ये जो नेपाल है ये 2008 में क्या बन गया, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य बन गया। इससे पहले क्या था, 2008 से पहले तो आपके संवैधानिक राजतंत्र, और ये 2008 के बाद से 2008 से जो आपके लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया नेपाल। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश और नेपाल के अनुभव देखते हम, जो यहाँ पर सत्ता के लिए संघर्ष हुए, लोकतांत्रिक शासन के लिए संघर्ष हुए, इन संघर्षों के अनुभवों को देखें तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिणी एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चुका है। क्योंकि बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, जब सैनिक शासन स्थापित हुआ तो जनता ने जन विद्रोह कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया। नेपाल में भी जो है आपके लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो संघर्ष हुए, एक 1990 के दशक में और एक 2006 में, जो नेपाल की में लोकतंत्र की स्थापना के लिए दूसरा जन संघर्ष कहलाता है। तो ये जो अनुभव है वो अनुभव हमें ये बताते हैं कि दक्षिणी एशिया के जो देश है उनमें लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन गया है। इन देशों की जनता लोकतंत्र को स्वीकार करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतंत्र को बनाए रखना चाहती है। दक्षिणी एशिया के दो सबसे छोटे देशों की बात करें, दक्षिणी एशिया के दो सबसे छोटे देशों की बात करें हमें अब, तो दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की ब्यार बह रही, ब्यार का मतलब हवा, ऐसे ही बदलाव की ब्यार में हवा बह रही है। ब्यार का मतलब होता है हवा। तो जो दो छोटे देश कौन कौन से हैं दक्षिणी एशिया के? दो छोटे देश कौन कौन से हैं? भूटान पहला तो भूटान में भी 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। भूटान ये छोटा देश है दक्षिण एशिया का, एक 2008 में ये संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजतंत्र 2008 में भूटान क्या बन गया था? आपके संवैधानिक राजतंत्र बन गया था और राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। बहुदलीय का मतलब होता है बहुदलीय
दलीय बहुदलीय लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक लोग जो दल है उन दलों को क्या कर दिया गया, मान्यता दे दी गई। बढ़िया है दलीय में एक से अधिक दलों को जो है यहाँ पर निर्वाचन करने, सरकार बनाने की और चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। जैसे भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है, वैसे ही यहाँ पर भी एक से अधिक जो दल है उनको जो है सरकार बनाने की अनुमति है, चुनाव लड़ने की अनुमति है। तो बहुदलीय जो है आपके लोकतंत्र के रूप में उठान उभरा। दूसरा जो द्वीपीय देश है हमारा वो मालदीव है। मालदीव दूसरा छोटा देश मालदीव। मालदीव में 1968 तक जो है आपके सुल्तान हुआ करता था। 1968 तक सुल्तान सल्तनत काल था। भारत में भी सल्तनत काल में सुल्तान कहा जाता था राजा को। तो सुल्तान भी सल्तनत कह सकते हैं इसको, सल्तनत लिखो इसको, सल्तनत हुआ करता था। शासक सुल्तान कहलाता था, सल्तनत हुआ करता था। और तो 1968 में ये क्या हो गया, सल्तनत समाप्त हो गई और एक गणराज्य बन गया। 68 तक था, 1968 में भी गणराज्य बना। गणराज्य किसे कहते हैं, कई बार बताया मैंने आपको, वह राज्य जिसका राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना हुआ होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो शासक होता है प्रमुख, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो उसे गणराज्य कहते हैं। जैसे भारत गणराज्य, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, प्रमुख है, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए इसको गणराज्य कहते हैं। तो जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उसे हम, उस राज्य को हम क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। तो मालदीव में शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। ये तो आपके गणराज्य बना। अब शासन की प्रणाली, शासन करने का तरीका ये अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक है। भारत में संसदीय है। भारत में कौन सी प्रणाली है, संसदीय। अब बात आती है कि अध्यक्षात्मक संसदीय में क्या अंतर होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियां संसद में निहित होती है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियां शासनाध्यक्ष, उसमें राष्ट्राध्यक्ष में निहित होती है, यानी राष्ट्रपति में। और राष्ट्राध्यक्ष जो आपके संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। किसमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। मालदीव के अलावा जो है आपके जो अमेरिका है, अमेरिका भी आपके अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदाहरण है। वहां के संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति को दी गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि भारत में शासन की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति को नहीं दी गई, बल्कि किसको दी गई है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को दी गई है। कहने का मतलब शासन की शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से है, लेकिन व्यवहार में उनका उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद उनको कभी भी हटा सकती है। तो यह अंतर होता है संसदीय शासन में और अध्यक्षात्मक शासन में। तो मालदीव में जो है आपके 1968 में गणराज्य बना मालदीव। शासन की जो प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक अपनाई गई। बहुदलीय व्यवस्था जो आपको बताई दिया मैंने, बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया गया। सभी जो सांसद थे उन्होंने, है ना, मालदीव में जो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी का देश की राजनीतिक मामलों पर दबदबा था। एमडीपी ने जो है 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल की।
तो मालदीव में जब आपके बात करें तो मालदीव में जो है आपके प्रमुख पार्टी कौन सी थी? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी। एमडीपी ये प्रमुख पार्टी थी यहाँ पर। दो 2005 की बात करें तो पहले जो आपके क्या व्यवस्था थी उनकी, ये आपके नहीं बता रखा, लेकिन 2005 में जो है आपके मालदीव की संसद ने प्रस्ताव पारित किया। 2005 में इस संसद ने, मालदीव की संसद 2005 में, और उसे प्रस्ताव को पारित करके उसके द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र को अपना लिया। बहुदलीय लोकतंत्र को जो है 2005 में अपनाया गया। बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया गया। और 2018 की बात करें तो पहले जो आपके मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा था यहाँ पर मालदीव में, लेकिन 2018 की बात करें तो 2018 में चुनाव हुए और इन चुनावों में जो है आपके एमडीपी को जीत हासिल हुई। किसको हासिल हुई? यही आपके मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी। 2018 में भी जो है इसका दबदबा, इसलिए इसी पार्टी को क्या हुई? जीत मिली। दक्षिणी एशिया में देखें तो दक्षिणी एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला है। इसके बावजूद भी देखें तो दक्षिणी एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। लोकतंत्र का असर मिला जुला है कि लोकतंत्र भी स्थापित हुआ है, तो कई राज्यों में जो है सैनिक शासन भी स्थापित हुआ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में हमने देखा था कि यहाँ पर जो है कभी लोकतंत्र तो कभी जो आपके तानाशाही शासन, सैन्य शासन स्थापित हुआ। लेकिन ऐसा मिला जुला होने के बावजूद यहाँ की जो जनता है वो लोकतंत्र के प्रति आकांक्षाएं रखती है, लोकतंत्र के प्रति आकांक्षाओं को रखते हुए लोकतंत्र में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में, कितने देशों में? 5 बड़े देश, 5 बड़े देशों में 2 छोटे देश आएंगे आपके, कौन कौन से? एक तो भूटान और एक मालदीव, बाकी 5 बड़े देश बचे। इन 5 बड़े देशों में जो है आपके सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे हुआ। सर्वेक्षण से ये बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन आधार मिल रहा है। सर्वेक्षण हुआ, सर्वेक्षण में जो आपकी जनता से जांच की गई, पूछा गया लोकतंत्र के बारे में कि कौन सा शासन अच्छा है, कौन सा ठीक नहीं है। तो जनता ने जो है आपके लोकतंत्र का समर्थन किया। जनता लोकतंत्र चाहती है। इन देशों में हर वर्ग और हर धर्म के जो आम नागरिक है वो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। ये नहीं भाई एक ही धर्म के लोगों से या एक ही वर्ग के लोगों से जानकारी लेंगे, सर्वेक्षण में एक ही धर्म के लोगों को या एक ही वर्ग के लोगों को भागीदार बनाया गया, नहीं, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को महत्व दिया गया। लेकिन सभी धर्मों के लोगों ने किसको? लोकतंत्र को ही महत्वपूर्ण माना, लोकतंत्र को श्रेष्ठ शासन माना। और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन किया। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाएं यानी कि वे लोकतंत्र की वे संस्थाएं जो जनता द्वारा चुनी जाती है, जिनके प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने होते हैं, यानी संसद है, विधानमंडल है, ऐसी संस्थाओं का इन देशों ने समर्थन किया। इन देशों के लोक शासन की किसी भी प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा वरीयता देते हैं। क्यों? कौन से देशों के? ये जो 5 देश बच गए बड़े, मालदीव और भूटान को छोड़ दो, 7 देशों में थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इन 5 देशों की जनता ने लोकतंत्र को वरीयता दी अन्य सभी शासन प्रणालियों से।
और ये पांचों देशों की जनता जो है आपकी ये मानती है कि उनके देश के लिए लोकतंत्र सबसे बढ़िया है, सबसे ठीक शासन है। निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि पहले से ये माना जा रहा था कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के बड़े देशों में संचालित हो सकता है, धनी देशों में फल फूल सकता है, धनी देश ही लोकतंत्र को अपना सकते हैं, गरीब देशों में लोकतंत्र नहीं चल सकता, ऐसे माना जाता था पहले। लेकिन इन 5 देशों में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में इस जनता ने यह बता दिया कि लोकतंत्र जो है धनी देशों की दौलत नहीं है, वो धनी देशों में ही संचालित नहीं होता है, गरीब देशों में भी संचालित किया जा सकता है, छोटे देशों में भी लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। लोकतंत्र धनी देशों में ही नहीं फल फूलता, लोकतंत्र गरीब देशों में भी फल फूल सकता है। ये इस जनता ने इस सर्वे के माध्यम से जाहिर कर दिया। इस लिहाज से देखें तो दक्षिणी एशिया के लोकतंत्र के अनुभव से लोकतंत्र की जो वैश्विक कल्पना है, विश्व की जो कल्पना थी, उस कल्पना का दायरा बढ़ता है। विश्व की क्या कल्पना थी? जो भी बताई मैंने कि लोकतंत्र जो आपके धनी देशों में फल फूल सकता है, तो इस कल्पना का दायरा है वो बढ़ गया। अब ये हो गया कि लोकतंत्र धनी देशों में नहीं, गरीब देशों में और अमीर देशों में, सभी देशों में लोकतंत्र फल फूल सकता है, बढ़ सकता है। अब जो शेष बच गया वो अगले कालांश में लेंगे।